हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आता क्या है? सेल। तो आज हम जानेंगे सेल के बारे में। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, सो आप प्लीज़ आराम से देखेंगे इसको। इसमें कोई जल्दबाजी, ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है कि आप एक ही बार देख लें। एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। सो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है। फिर देखेंगे डिस्कवरी एंड सेल थियरी पढ़ेंगे हम। फिर टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। डिफ्यूज़न प्रोसेस देखेंगे, ऑस्मोसिस देखेंगे। प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सो स्टार्ट करते हैं हम। Moving to the next slide, this man is Robert Hooke. This man is Robert Hooke. 1665 में ये रॉबर्ट हुक जो रहते हैं ना, ये एक माइक्रोग्राफिया, एक पब्लिकेशन अपना लॉन्च करते हैं, माइक्रोग्राफिया। उससे पहले आप जानिए ये क्यों लॉन्च करते हैं। ये एक पेड़ के तने से ना छाल निकालते हैं, उसके अंदर से निकाल के अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे जब ये देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जूम करते हैं, अपने इनका खुद का बनाया हुआ था ये माइक्रोस्कोप। तो जब देखते हैं ना, इनको कुछ ऐसा नज़र आता है स्ट्रक्चर। इट्स लाइक स्मॉल रूम की तरह, कमरे की तरह नज़र आता है। छोटे छोटे रूम्स बने हैं। तो ये पता है ये उसका नाम क्या देते हैं? ये नाम देते हैं सेल। बोलते हैं क्या? सेल कहते हैं उसको। क्यों सेल कहते हैं? सेल रीज़न तो कोई होगा ना, सेल क्यों कहते हैं। सेल कहने का रीज़न ये था क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम था सेला। सेला का मतलब होता है लिटिल रूम्स, लिटिल रूम्स। सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दिस लिटिल रूम्स सेल। लैटिन वर्ड में कहा जाता था। इसके बाद हम जब इनको जान लेते कि ये तो रॉबर्ट हुक थे, पहली बार इन्होंने कभी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में देखा, जिसके बाद से हमें लगा कि हाँ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी होता है कुछ। तो अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कैसे हम कैसे देख सकते हैं, हम लोग कैसे देखेंगे। तो आप एक प्याज ले सकते हैं। इफ़ यू हैव माइक्रोस्कोप, ये तो इतना आसानी से घर पे रहता नहीं है, स्कूल्स में रहता ही है। स्कूल्स में तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्याज लीजिए, प्याज को छिल दीजिए। इसके अपर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। अपर पार्ट को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इट्स वर्ड एपिडर्मिस, अपर पार्ट ऑफ। अंदर के पार्ट को आप काट के निकालिए और काट के निकाल के आप यहाँ पे रख के आप देख सकते हैं। तो आपको नज़र ऐसा कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस टाइप का फ़ोटो आएगा जिसमें बॉक्स बने रहेंगे। दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल। इन्हीं बॉक्सेस को क्या कहते हैं? सेल। और बॉक्स के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है, हर बॉक्स के अंदर एक डॉट दिख रहा होगा। दैट डॉट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमारे पास सेल का डेफिनेशन आता है क्या? सेल क्या होता है इसका डेफिनेशन देखिए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। डन। नेक्स्ट, सेल थ्योरी पे जाने से पहले सेल थ्योरी को ही देखते हैं। कैसे डिस्कवर कैसे हुआ सेल थ्योरी हमारा? रॉबर्ट हुक 1665 में पहली बार देखते हैं सेल को। कहाँ से? पेड़ की छाल से, तने से, अंदर से निकाल के देखते हैं। बट इसके बाद 1674 में ल्यू वेन हुइक करके एक इंसान रहता है, ल्यू वेन हुइक, एंटोनी वॉन ल्यू वेन हुइक, इनका पूरा नाम रहता है एंटोनी वॉन ल्यू वेन हुइक। डच के रहते हैं, डच, इज फ्रॉम डच। ये डिस्कवर करते हैं ना पहली बार, फ्री लिविंग सेल देखते हैं पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल देखते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो पेड़ से देखते हैं रॉबर्ट हुक, बट एंटोनी वॉन ल्यू वेन हुइक किससे देखते हैं? लिविंग सेल देखते हैं पॉन्ड वाटर में। उसके बाद क्या होता है? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक इंसान होता है जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी करता है, न्यूक्लियस को खोजता है। एंड फिर आफ्टर दैट 1839 में पुरकिंजे एक इंसान था, पुरकिंजे क्या ढूंढता है? वो एक टर्म, एक नाम दे देता है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हर एक चीज़ को मिलाकर उसका बस एक नाम देता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी है उसको क्या कहते थे? प्रोटोप्लाज्म कह दिया इसने। अब यहीं से
अब डेवलप होगा हमारा सेल थियरी। क्या होगा? सेल थियरी पढ़ते हैं। सेल थियरी का बेसिकली दो इंसान को क्रेडिट जाता है, स्लाइडन और स्वान। ये दोनों अलग अलग देश के थे, अलग अलग मुल्क के थे, बट एक जर्मन के थे, एक ब्रिटिश थे। एक जर्मन थे, स्लाइडन जर्मन थे, और स्वान क्या थे? ब्रिटिश थे। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या बोला कि हर एक लिविंग थिंग क्या होता है? सेल से बना रहता है। इनका मेन क्या था? इनका कहने का मतलब था हर एक जो लिविंग थिंग है वो सेल से बना है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। लाइफ का क्या है? बेसिक यूनिट है। ये सेल थ्योरी देने के बाद 1838 और 1839 में ये सब बातें हो रही थी। 1838 और 1839 की बात है। आफ्टर दैट 1855, आफ्टर मेनी ईयर्स, वर्चो भी आप कह सकते हैं, वर्को नाम का एक इंसान था। वो पता है क्या देता है? सेल थ्योरी में एक और चीज़ ऐड कर देता है। वो ऐड करता है कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा? वर्को ने कहा। कब कहा? 1855 में कहा। क्लियर है यहाँ तक? इसी को पूरा मिला देंगे तो क्या होगा? सेल थियरी होगा। सो इस सबको मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? सेल थियरी। दैट व्हाट इज कॉल्ड सेल थियरी। तीन चीज़ें हैं, आपको याद कर लेनी है ये सारी चीज़ें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वन सेल, मेनी सेल्स कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो वी डिवाइड ऑन द नंबर्स पे जाते हैं। नंबर्स पे आफ्टर जैसे रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया, रॉबर्ट हुक के बाद बहुत सारे लोग आए जो माइक्रोस्कोप बना मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके। तो जब ये माइक्रोस्कोप बनना चालू हुआ ना, तो हमें एक दूसरी दुनिया नज़र आने लगी जो कि लेंस से हम देख सकते थे। दैट वर्ल्ड इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसमें बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हमें नज़र आने लगे। सो वहाँ से हमें पता चला कि इवन एक सिंगल सेल जो होता है ना, एक सिंगल सेल, वो भी एक पूरा लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पूरे लाइफ को चलाते हैं। जैसे एग्जांपल अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया, these are the famous examples. And then इसके बाद होता है मल्टी सेलुलर, जो कि सिंगल सेल से नहीं बने रहते हैं। these are consist of millions of cell जब टुगेदर फॉर्म करते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एंड देयर इज लॉट एग्जाम्पल्स तो बहुत है। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्या सेल, हर एक सेल का एक ही काम करता है? नहीं, देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर। हर एक सेल का अपना खुद का एक स्पेसिफिक वर्क है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मैं आँख से सुन सकता हूँ, कान से देख सकता हूँ, इज़ इट राइट और रॉन्ग? बेसिकली इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आँख का काम क्या है? द वर्क ऑफ आई इज़ टू सी एंड द वर्क ऑफ ईयर इज़ टू हियर। सो इन दिस वे जो सेल्स होते हैं ना, उनका भी डिवीज़न होता है, मल्टी सेलुलर लेवल पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस सेल हियर, जो एक लंबा सा आपको दिख रहा होगा, इट इज़ कॉल्ड नर्व सेल। क्या ये? नर्व सेल है। इसका कुछ अलग काम है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज मसल सेल। मसल से समझ में आ रहा है आपके मसल्स में ये सेल 100% होंगे। दिस इज ओवम and this is also called ovum is also called egg cell, and this red one जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं हम RBCs, रेड ब्लड सेल, एंड दिस इज़ कॉल्ड बोन सेल। तो हर एक सेल का अपना कुछ स्पेसिफिक काम है। नर्व सेल का अपना काम है, मसल सेल का अपना काम है बॉडी में, बोन सेल का अपना काम होता है, RBCs का अपना काम है। सो हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। इन दिस वे हम डिवाइड करते हैं हर एक चीज़ को। क्लियर? नाउ अब हम जब हम सेल को देखते हैं ना, ऑलमोस्ट हर एक सेल को जब देखते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जब हर एक सेल को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, 3 थिंग्स। दैट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म।
ये सब में ऑलमोस्ट होती ही हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज़ प्लाज्मा। यहाँ पे आप फिगर से समझ में आ रहा होगा कि इफ़ दिस इज़ सेल, तो इसका जो बाउंड्री है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कौन सेल के अंदर जा सकता है, कौन सेल से सेल के अंदर आ सकता है, कौन सेल से बाहर जा सकता है। सो कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ कंट्रोल रूम है। क्या है ये, एज अ कंट्रोल रूम की तरह। जितनी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कहाँ होती है, ब्लूप्रिंट्स, वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये जितने हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स, ये सारे सामान हैं, ऑर्गेनल्स हैं। और ये जो लिक्विड सा फैला हुआ है ना, जिसमें ये सब हैं, दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दैट लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। डन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाउंड्री है, द आउटर मोस्ट कवरिंग मेड ऑफ फ्लेक्सिबल लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बनाई है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना है। ये फंक्शन करता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आप नाम से ही जान सकते हैं इसका काम क्या है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स सेलेक्टिव चीज़ों को परमिशन मिलता होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू आने जाने का। सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये रेगुलेट करता है, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है किस चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को आने जाने में। कौन सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सब्सटेंस बाहर जाएगा। सो ये क्या करता है, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल। बिफोर कि आप समझे डिफ्यूज़न क्या है, मैं एक चीज़ आपको सिंपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रूम हो, देयर इज़ अ रूम, ओके, एक रूम है, सो बहुत सारे लोग हैं, डन। एक रूम है, बहुत सारे लोग हैं, पूरा रूम कंजस्टेड हो गया है, 100 मतलब बहुत सारे लोग हैं। व्हाट इफ़ मैं एक और रूम यहाँ ज्वाइन कर दूँ, ओके, मैं एक और रूम यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, इसमें बहुत कम लोग हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ से ये लोग निकल के इसमें आएंगे। तो यहाँ पे जब इतने सारे लोग थे तो ये क्या हो जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ लोग ही नहीं है इस रूम में, रूम 1 रूम 2 में तो लोग ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन। तो कोई भी चीज़ मूव करता है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इन सेम वे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से लोग इसमें आ जाएंगे और ये एरिया भी हल्का फुल्का उतना ही भर जाएगा जितना ये भरेगा। क्लियर। हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें कहाँ जा रही हैं, लो कंसंट्रेशन में। इन दिस वे जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यही काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, डन। तो अब जैसे सेल के अंदर क्या होता है ना, सेल के अंदर खाना वाना बनेगा, जो भी बनेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कुछ भी बनेगा, तो इनका वेस्ट जो निकलता है वो होता है CO2। क्या होता है, CO2 इनका वेस्ट होता है। और इनको चाहिए क्या खाना बनाने के लिए, O2 चाहिए, बाहर से O2 लेते हैं ये, और इनका वेस्ट क्या निकलता है, CO2। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ थ्रू इमेज, तो सेल के अंदर देखिए आप, यहाँ CO2 ज़्यादा है और सेल के बाहर CO2 बहुत कम है। तो आप खुद बताइए कि CO2 कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ ये मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। और सेल के अंदर O2 कम मात्रा में है, बहुत कम है, और बाहर जो O2 है, जो हम सांस लेते हैं, थ्रू जाता है हर सेल के पास, सांस में मतलब सांस लेते हैं ना, तो उसमें से ऑक्सीजन जाता है हर सेल के पास। तो अब बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसको अंदर जाना है, तो ऑब्वियस बात है बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। इसी गैसेस के एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ये बहुत जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, ये इतना स्लो नहीं होता, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ये सब्सटेंस का, चीज़ों का आना जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, spontaneous movement of substance from a region of high concentration to low concentration is called diffusion। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल। आपको समझ में आ गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने को हम कहते हैं क्या, डिफ्यूज़न। गैसेस फॉलो करेंगे,
गैसेस फॉलो करेगी, ये दोनों गैस ही है ना, CO2 और O2 क्या है, गैसेस है। सो ये फॉलो करते हैं ये रूल। अब ये रूल गैसेस भी फॉलो करते हैं और वाटर भी फॉलो करता है। वाटर भी सेम रूल फॉलो करेगा। कौन सा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा वाटर। सो अब हम अगला पेज देखते हैं वाटर के लिए। यहाँ देखिए, तो वाटर जब मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब आप यहाँ समझिए, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या होता है यहाँ ऑस्मोसिस में। फॉर एग्जांपल, हाई कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आप एक गिलास पानी लेते हो, एक गिलास पानी, उसमें कुछ नहीं है, ओनली वाटर H2O। तो एक गिलास पानी में क्या है? बस H2O है। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, बस इसमें वाटर है, बस पानी है और कुछ नहीं है। और अगर आप एक गिलास और पानी लेते हो, उसमें आप नमक डाल देते हो, 2-4 चम्मच नमक डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही नमक डालोगे वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। क्या होगा? लो हो जाएगा। क्यों लो होगा? क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। डन। तो वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन घट जाएगा, वाटर का मात्रा घट जाएगा इन दोनों के तुलना में। कहाँ ज़्यादा है? यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, जहाँ पे सिर्फ पानी है, और जहाँ पानी में नमक है वहाँ कंसंट्रेशन क्या है? लो है वाटर का। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं। 3 सॉल्यूशंस होते हैं, 3 सॉल्यूशंस। हम सेल को उठाते हैं, किसी भी सेल को आप उठा लीजिए, कोई भी सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनीथिंग एल्स। आप एक सेल को लीजिए, आप एक पानी में डालिए। वो पानी कैसा होना चाहिए? वो पानी एकदम फ्रेश, मतलब सिर्फ पानी होना चाहिए। और सेल के अंदर पानी कम है। अगर बाहर पानी है सिर्फ और सेल के अंदर पानी कम है, सॉल्टी वाटर है, फॉर एग्जांपल सॉल्टी वाटर मान लेते सेल के अंदर, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर सेल के अंदर पानी कम है और हम सिर्फ पानी डाल दिए, सिर्फ पानी है ये, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या होगा? पानी कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर मूव करेगा। इससे क्या होगा? सेल फूल सकता है, बड़ा हो सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा कि रियल लाइफ में इसका क्या यूजेस है, कैसे हम इसको देख पाते हैं। इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। ओके, अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक? व्हाट इफ मैं अगर कहूँ कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जितना पानी है, जिस कंसंट्रेशन में है, उसी कंसंट्रेशन में अगर हम बाहर भी पानी डालते हैं तो क्या होगा? सेल के अंदर पानी जाएगा या सेल से पानी बाहर आएगा? कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स। पानी बाहर का बाहर रहेगा और सेल के अंदर अपना सेल सेफ जोन में है। कहाँ है? सेफ जोन में रहेगा। इसे कहते हैं आइसोटोनिक। बराबर दोनों तरफ क्या है? कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर का और सेल के अंदर का। अब आते हैं हम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? अगर आप नमक वाले पानी में सेल को डाल देते हो, नमक वाले पानी में, तो मैंने बताया था जैसे नमक पानी में जाता है वो क्या होता है? उसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है। क्या होगा? लो कंसंट्रेशन। और सेल के अंदर पानी है तो पानी ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में है सेल के अंदर, और बाहर हमने क्या डाल दिया? नमक डाल के पानी को क्या कर दिया? लो कंसंट्रेशन। तो पानी कहाँ मूव कर जाएगा? बाहर की तरफ मूव करेगा। सेल को क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक कर जाएगा हमारा, श्रिंक। ओके, पानी छोड़ने लगेगा। क्लियर? अब इसका रियल लाइफ में यूजेस क्या है? तो रियल लाइफ में आप देखिए, मैं दिखाता हूँ यूज़। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बात करते हैं। व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप रेजिन्स जो किशमिश आप भिगाते हो, ये इसी बेस पे काम करता है। आप फ्रेश वाटर में किशमिश डालते हो जो एकदम रिंकल हुआ रहता है, डालते ही आप सुबह फूल जाता है प्योर वाटर में डालने से। ये इसका यूज़ है। उसके बाद क्या होता है? आइसोटोनिक, जहाँ कहीं मूवमेंट नहीं। ये कहाँ काम आता है? कभी तो आपका तबीयत ख़राब हो, कभी तो आपको ड्रिप चढ़ा होगा ना, सलाइन ड्रिप जो चढ़ता है। क्यों सलाइन होता है वो? वाई नॉट द प्योर वाटर इन योर बॉडी? तो प्योर वाटर से क्या हो जाएगा? आपका सेल फूल जाएगा। तो हम बॉडी में प्योर वाटर नहीं चढ़ाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम प्योर वाटर अपने बॉडी में नहीं डाल सकते। क्यों सलाइन वाटर चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा जो सेल होगा, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा, हमें उसे मैच करना है। तभी तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा कि सेल
हमारा क्या हो, सेफ रहे, वो सोक ना करे, पानी को सोखे ना और वो फूल ना जाए, ओके, स्टेबल रहे। नाउ हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, जहाँ पानी बाहर आ जाता है सेल से, कैसे आता है। अब हम एक खीरा का एग्जांपल लेते हैं। आप खीरा लेते हो, खीरा के ऊपर जैसे ही आप नमक डालते हो, व्हाट हैपन्स, नमक डालते ही क्या होगा, बाहर का क्या हो जाएगा, बाहर में लो कंसनट्रेशन हो जाएगा, और खीरा के अंदर क्या ऑलरेडी हाई कंसनट्रेशन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर के एनवायरनमेंट से। ये तुरंत पानी रिलीज़ करना चालू कर देगा अपना, और ये सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही नमक डालते ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। चिप्स खाते हो आप, सॉल्टी चीज़ खाते हो, सॉल्टी चीज़, अगर आप सॉल्ट कंज्यूम करते हो, सॉल्ट जैसे कंज्यूम करोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप जैसे सॉल्ट कंज्यूम करते हो, सॉल्टी कुछ भी ले लो, वो कंज्यूम करते हो आप, तो क्या होता है ना, सेल से पानी तुरंत बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बाहर लो कंसंट्रेशन क्रिएट करता है, और सॉल्ट में ये सेल में हाई कंसंट्रेशन होता है, तुरंत पूरा पानी बाहर आने लगता है सेल के अंदर से, सॉल्ट खाने की वजह से। अब जैसे पानी बाहर आएगा तो सेल के अंदर पानी का कमी हो जाएगा, सेल तुरंत सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, दैट आई एम थर्स्टी, प्यासा हूँ भाई, पानी पिलाओ। तो हमें प्यास लगती है, हमें क्या लगती है, प्यास, एंड वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर आफ्टर ईटिंग सॉल्टी थिंग्स। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए, इट्स बेसिक थिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स हैं, रीजन्स वाला एग्जाम्पल है, आपको देख लेना चाहिए इसको, रीजन्स वाला। नाउ इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, ये सिंपल सा चीज़ है। अगर आप किशमिश को डालते हैं, ओवरनाइट के लिए सोक कर जाता है और वो फूल जाता है, स्वेल अप कर जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडोस्मोसिस कहते हैं। व्हाट इज दिस? इंडोस्मोसिस। रेजिन प्लेस्ड इन प्लेन वाटर स्वेल अप ड्यू टू इंडोस्मोसिस प्रोसेस। ओके, सो दिस इज सिंपल थिंग। नाउ मूविंग टू द प्लांट सेल वॉल। अभी आपने क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था। अब प्लांट में जब मूव करते हैं ना, तो हमें एक और वॉल दिखता है, घर के बाहर एक और वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ अंदर रहता ही है, बट हमें प्लांट में एक और दीवार दिखता है बाहर, वो बहुत मजबूत होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है सेल वॉल। सेल वॉल बनता है किससे? सेल्यूलोज से बनता है। अब एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है ना कि अगर पानी लूज़ करता है ये सेल, प्लांट सेल अगर पानी लूज़ करता है, पानी अगर बाहर निकालता है प्लांट सेल, तो ये जो बाहर का जो लेयर होता है ना, सेल वॉल एज इट इज़ रहता है, बट अंदर का जो लेयर होता है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, जो ये प्लाज्मा में ये श्रिंक कर जाता है, ऐसे अंदर की तरफ मूव कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, बट एज इट इज़ कौन रहता है? सेल वॉल एज इट इज़ बाहर से रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्हेन अ लिविंग plant cell loses water via osmosis, the inner content shrink away from the rigid cell wall. सेल वॉल नहीं श्रिंक करता, अंदर का चीज़ वो श्रिंक कर जाता है। कौन सा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल तो देख लिए, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? ये शेप देता है, डेफिनेट शेप देता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये। ओके, अंदर की कंपोनेंट्स को, अंदर की चीज़ों को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या छोटे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये एज ए बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। ओके, एक साइट होता है, एक जगह होता है फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। दीज आर द 5 फंक्शंस दैट I have mentioned here is the function of cell wall. Okay, अब सेल वॉल तो हर जगह पाया जाता होगा, बैक्टीरिया, प्रोटेस्टन, फंगल, अल्गल, प्लांट सेल वॉल, ये अलग अलग सेल वॉल होते हैं। कुछ सेल वॉल मैंने यहाँ लिखा है किस चीज़ से बनता है, वो आप यहाँ रीड आउट करिएगा। इम्पॉर्टेंट कौन सा है मैं उस पर करता हूँ। फंगस का जो सेल वॉल होता है ना, वो किससे बनता है? चाइटिन, इसी से बनता है। फंगस जो फंगी होता है उसका सेल वॉल किससे बनता है? चाइटिन से बनता है। डन।
प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप फंगस का याद कर लीजिए और प्लांट का याद कर लीजिए। और अगर आपको पढ़ना है, इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर देन इट्स योर चॉइस, आपकी क्लास के लेवल तक इट इज़ इनफ। और एग्जामिनेशन पर्पस से भी ये बहुत ज़्यादा होता है, यही सवाल पूछे जाते हैं हर जगह। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर। ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, कोई भी सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, जो कि जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशन होता है वो कैरी करता है हमारा। सो दिस इज़ द सीक्वेंस। न्यूक्लियस क्या है? अब यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हु डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था 1831 में। क्लियर? जीन्स का क्या काम है, डीएनए का क्या रोल है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्न इट प्रॉपरली। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये आप खुद से पढ़ लेना, ये आपकी क्लास के लेवल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। बट यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने हर एक चीज़ को डिस्कवर करा। तो देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं। 1878 वॉल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड क्रोमोसोम को डिस्कवर करते हैं। फ्रेडरिच मीसर 1869 ये डीएनए डिस्कवर करते हैं, डीएनए। विल्हेम जॉनसन 1909 विल्हेम जॉनसन जीन, ये टर्म देते हैं, जीन एज अ टर्म ये कॉइन करते हैं। नाउ वॉटसन, क्रिक एंड फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड, दे डिटरमाइन डीएनए स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर ये लोग डिस्कवर करते हैं, वॉटसन, क्रिक एंड फ्रैंकलिन। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्न इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सेल को एक अलग लेवल से बांटते हैं। सेल को हमने नंबर्स पे बांटा था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हम बांटेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग उसको बांटते हैं। तो हम दो में डिवाइड करते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेसिकली सिंपल सेल होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेल होता है। ये ज़्यादातर सिंगल सेल में ही पाए जाते हैं, ये मल्टी सेलुलर में पाए जाएंगे। ओके, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। न्यूक्लियस को नोटिस करिए, न्यूक्लियस, द मेन वन इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ना, ये यहाँ पे कवर्ड रहता है, यहाँ पे ये बाउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बट यहाँ जो होता है ना, ये बाउंडेड नहीं, ये ऐसे इधर उधर फैला हुआ है, एंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्लियर? सो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक बेसिकली इज इन बैक्टीरिया, और यहाँ सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, यहाँ एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसे एक ही सिंगल ऐसे राउंड है, बट यहाँ क्रोमोसोम देखिए बहुत सारे हैं। सो एंड यूकैरियोटिक सेल जिनको ट्रू कहा जाता है, ये प्रिमिटिव है, ये बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। और ये यूकैरियोटिक फाउंड इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस, ये साइज में बड़े भी होते हैं, अनडिफाइंड होता है। इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, अनडिफाइंड होता है, उसी रीजन को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। बट हमारा जो होता है वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरा बाउंड होता है हमारा न्यूक्लियस। क्लियर? नाउ एक और डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं आप, सेल में डिफरेंस देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सेम यहाँ मैंने और भी चार्ट लगा दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें क्या है, साइज भी दे रखा है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन दे रखा है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होता है यहाँ पे, डीएनए ओनली सिंगल सर्कुलर होता है। सो देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी। ओके, नाउ ये एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ दिस? सो अभी आप यहाँ तक पढ़े हैं तो प्लीज़, अगर आप यहाँ तक है प्रॉपर, तो थोड़ा अपने ब्रेन को वर्क कराइए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल?
प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? प्लीज़ कमेंट डाउन द आंसर इफ़ यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट और आपको लगता है कि आप बायो में अच्छे हैं, देन कमेंट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ अब हम चलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर का जो भी लिक्विड है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म. डन. सेल के अंदर के जो भी ये पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो भी हैं, ये गोल गोल से आपको दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स होते हैं, ये लिटिल ऑर्गन्स हैं. इनका अपना स्पेसिफिक काम है जो हम अभी पढ़ेंगे. यहाँ पे एक कैच क्या है? व्हाट इज़ द कैच? द कैच इज़ हियर. वायरस एक्सेप्शन होता है. वायरस क्या होता है? एक्सेप्शन होता है. वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. वो अगर बाहर इन्वायरमेंट में है, दे डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. वो शो ही नहीं करेगा, वो एज अ मरा हुआ शो करेगा. बाहर है तो वो डेड है. बट जैसे वो बॉडी में एंटर करता है, वो आपके सेल को होस्ट बना लेता है और वो आपके सेल से सारा खाना, सारा प्रोटीन बनवाएगा, खुद खाएगा. सो दैट इज़ वाई सेल इज वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग डेड. द लिविंग डेड. ओके, नाउ अब सेल के अंदर अब हम चल रहे हैं तो सेल के अंदर देखते हैं. सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द फैक्ट्री. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 पार्ट्स में डिवाइड है. दिस साइड आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ब्लू डॉट्स हियर, रफ टाइप का लग रहा होगा. सो दैट एरिया इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ है. और ये जो टाइनी डॉट्स है ना, ये राइबोसोम्स है. ये क्या है? राइबोसोम्स. इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स बनाना. ये प्रोटीन बनाते हैं ये. अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखने से ही लग रहा है स्मूथ, एज अ सॉफ्ट सा लग रहा है. इसमें राइबोसोम नहीं है. स्मूथ में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं. इनका प्राइमरी काम क्या होता है? लिपिड्स और फैट बनाना. क्या काम होता है? लिपिड्स और फैट बनाना. और इनका एक और काम होता है डिटॉक्सिफाई करना पॉइजन्स और ड्रग्स को. लीवर सेल में, लीवर सेल में ड्रग्स और पॉइजन्स आ गया तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, हटाना. क्लियर. अब इन दोनों का काम क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है. प्रोटीन जो रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है. लिपिड्स जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है. एंड दोनों मिला के दे यूज टुगेदर टू बिल्ड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल का जो बाहर आउटर लेयर होता है ना, इन्हीं दोनों से मिला के बनता है. डन. इज इट क्लियर? इफ क्लियर प्लीज लाइक दिस वीडियो. बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में ये. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दूसरा ऑर्गेनल देखते हैं हम. गोल्जी एपरेटस. गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस. इसको कहते हैं द पोस्ट ऑफिस. सिंपल सा लॉजिक है. पोस्ट ऑफिस आपको याद करना है. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस. आप याद कर लीजिए स्ट्रक्चर देख के. इसको एक कैमेलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, पहली बार डिस्क्राइब किए. इन्हीं के नाम पे ये पूरा जो है ना ऑर्गेनल इन्हीं के नाम पे आ गया. कैमेलो गोल्जी इनका नाम था, तो गोल्जी एपरेटस आ गया. ये जो फ्लैटेंड है ना, ये जो ऐसे फ्लैट की तरह ऐसे फ्लैटेंड है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी की तरह है ये स्ट्रक्चर. इसी को हम सिस्टर्न कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्टर्न. सिस्टर्न्स कहते हैं. फ्लैट होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये. ओके, ये काम क्या करता है? सेंट्रल पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है सेल का. पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है सेल का ये. यहाँ क्या होगा? जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान बनेगा यहाँ आके स्टोर होगा. ये सिंथेसाइज करेगा, प्रोडक्ट मॉडिफाई करेगा, उसको वेसल्स में बनाएगा, पैकेज इनटू अ वेसिकल्स में पैकेज करेगा, उसको डिस्पैच करेगा. इनसाइड द सेल जहाँ सेल को ज़रूरत है, प्रोटीन जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिस्पैच करेगा. आउटसाइड द सेल जहाँ ज़रूरत है उसको आउटसाइड द सेल भेजेगा. डन. इसका काम है पोस्ट ऑफिस का काम है. जो पोस्ट ऑफिस का काम होता है वही काम गोल्जी एपरेटस का, आप याद कर लीजिएगा. नाउ लाइसोसोम. लाइसोसोम को कहते हैं द क्लीनर्स. इनका काम क्या है? द प्राइमरी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. इनके अंदर ना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, जो डाइजेशन करते हैं, वो इसके अंदर होते हैं. ये जो एंजाइम होता है ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना के किसको देता है? लाइसोसोम को देता है. क्या देता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. ये करते क्या है? ये बाहर से आए हुए बैक्टीरियाज को मार देते हैं.
कोई बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर घुस जाए तो ये मार देगा लाइसोसोम, क्लियर। नहीं तो ये कभी कभी क्या होता है, ये खुद को ही मार लेता है, खुद के सेल को तबाह कर देगा। इसीलिए इसको एक नाम देते हैं द सुसाइड बैग। क्या देते हैं? द सुसाइड बैग। अगर आपका सेल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया, आपका सेल बहुत बुरी तरीके, कहीं चोट लग गया आपको, तो आपका सेल डैमेज हो गया, तो उस टाइम क्या होगा ना, ये खुद को बर्स्ट कर लेगा, फोड़ लेगा खुद को, एंड इसके वजह से इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे सेल के अंदर हर एक चीज़ को गला देंगे। सो दैट इज़ वाई लाइसोसोम्स आर कॉमनली नोन एज सुसाइड बैग। डन गाइस, सुसाइड बैग कहते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन, द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत सारा काम करता है, ठीक है, बहुत सारा काम करता है, बट द मेन फंक्शन इज टू गिव द एनर्जी टू द सेल, एनर्जी करेंसी टू द सेल। इसका मेन काम क्या है? द एनर्जी करेंसी टू, किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में देता है। एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में देता है, क्या एनर्जी देता है सेल को। ओके, सो दिस इज द एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, और स्टोरेज बैटरीज इसको कहेंगे, स्टोरेज बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस यहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस यहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अलग है, यूनिक ट्रेट है। दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, मीनिंग दे कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये खुद का जो प्रोटीन होता है ना, कुछ प्रोटीन ये खुद बना सकता है, ये खुद का प्रोटीन बना सकता है ये, क्लियर। एक अल्टमैन करके आदमी थे 1890, अल्टमैन याद रखिएगा। पता है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखे थे? बायोप्लास्ट। क्या रखे थे? बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। इसका पहले नाम क्या था? बायोप्लास्ट, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करिए। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ एब्सेंट रहता है, कहाँ नहीं पाया जाता? ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। सो कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, ओके, नीचे। नाउ प्लास्टिड्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स? सो व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड को कहते हैं सेल्स किचन। सेल का जो किचन होता है ना, उसे प्लास्टिड कहता है। और पेंट बॉक्स, तो सेल का किचन का काम क्या होता है? खाना बनाने का काम होता है। सो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन, ये कहाँ मिलते हैं हमें और ये कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। पहला टाइप 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को फूड में, फूड में कन्वर्ट करता है। कौन सा फूड में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ओके। एंड नाउ द सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? ये कलर प्रोवाइड करता है किसको? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, कैरोटेनॉइड पिगमेंट, कैरोटेनॉइड पिगमेंट कहते हैं इन्हें। और ये क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है कि स्टोर करना, क्या चीज़? सो देयर इज स्लाइटली मिस्टेक इन माई स्लाइड। सो अब हम आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड पहली बार हेकल नाम के इंसान ने नाम दिया था प्लास्टिड का। ये प्लास्टिड हर एक मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होता है, हर एक प्लांट में प्रेजेंट होता है। कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है प्लास्टिड। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। प्लास्टिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स मैंने यहाँ आपको दिखा दिए हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होगा? लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, सनलाइट को कन्वर्ट करेगा CO2 H2O को ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट करेगा, एंड क्या रिलीज़ करता है? O2।
इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लियर। नाउ क्रोमोप्लास्ट, इसका काम क्या है, सिंथेसाइज करेगा फूड एंड स्टोर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स को स्टोर करता है। ये कलर्स देता है, ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड ऑरेंज येलो, फ्रूट्स फ्लावर्स को ये कलर्स देगा और रूट्स को। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। आपको अलग अलग यहाँ पे फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे, टोमेटोज़ और खीरा, क्या कहते हैं उसको, मूली और टर्निप, देयर इज़ अ बीट रूट। सो और इसका काम क्या है, अगर ये कलर दे रहा है किसी चीज़ को तो इसका एक और काम हो सकता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या करना, अट्रैक्ट करना। फिर पॉलिनेटर्स मीन्स बीज, हनी बीज होती हैं जो मधुमक्खियाँ और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करता है कलरफुल चीज़। ना होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये है स्टोरेज प्लास्टिड्स, स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, स्टार्च, लिपिड्स एंड ऑयल स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। कैसे करेगा, तो ये 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से पता चला प्रोटीनोप्लास्ट में क्या स्टोर होगा, प्रोटीन, इलाइयोप्लास्ट में लिपिड्स और ऑयल्स, और एमाइलो में होगा स्टार्च। क्लियर। इसको और डिटेल में अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल, क्लोरोप्लास्ट में टोटली डिटेल में है। ये पूरा इस चीज़ को दिखा रहा है, ये पूरा आपको 3D में इमेज जो है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट को मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। मेजॉरिटी जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पत्तों पे होता है, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये लेंस शेप के होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वायड और इवन रिबन शेप के भी होते हैं ऑर्गेनेल्स। क्लियर। इनका नंबर जो होता है, देयर नंबर्स वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लाइमोडोमोनास, अ ग्रीन अलगा, टू 20-40 per cell इन द मेसोफिल लेयर ऑफ द लीव्स। अब बताइए क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे रिएक्शंस होता है, लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके। और यहाँ पे भी क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा ATP बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट दे फॉर्म ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। नाउ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। क्रोमोप्लास्ट का आप यहाँ पे 3D इमेज देख सकते हैं। इट गिव्स कलर टू एवरीथिंग इन द नेचर। ओके, एवरीथिंग इन द नेचर ये कलर देता है, कलर प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। दीज आर येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट, मेनली carotenoids like carotene, xanthophylls and other are present. Okay. Now leucoplast, leucoplast as a storage होता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है मैंने बता दिया। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है। एलायोप्लास्ट में क्या होता है, फैट्स, लिपिड्स स्टोर होता है। प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होगा। यहाँ पे आपको थ्रू एग्जांपल्स मैंने शो किया कुछ। फिर यहाँ पे ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनका शेप कैसा, स्फेरिकल, ओवल, रॉड शेप। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद करिए, इनका नाम याद करिए, ल्यूकोप्लास्ट। आपके लेवल पे इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, पोटैटो में। क्लियर। और इलाइयोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट्स। और ये कहाँ पाया जाता है, ग्राउंडनट्स एंड मस्टर्ड में पाया जाता है। और यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट को एलिरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रोटीन स्टोर करता है और कहाँ पाया जाएगा, पल्सेस में पाया जाएगा। दैट इज बेसिक। ओके, डन। इफ डन देन कमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल के पार्ट पे। वैक्यूल्स, वैक्यूल का होता है स्टोरेज सैक होता है। स्टोरेज सैक स्टोरेज होता है। क्या स्टोर करता है, अमीनो एसिड्स, शुगर, प्रोटीन स्टोर करेगा ये। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक एनिमल सेल लेते हो और प्लांट सेल लेते हो
तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स का साइज होता है वो छोटा होता है, छोटे छोटे होते हैं, और वो कहीं कहीं ऐसे बिखरे से पड़े रहते हैं सेल के अंदर, एनिमल सेल में। बट इन प्लांट सेल इन वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है और ये सेंटर में ही होते हैं, इतने बड़े होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके, और वैक्यूल होता क्या है? स्टोरेज सैक होता है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। इसमें सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट भी भरा रहता है। कौन कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ओके, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम देख लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम दो चार ही चीज़ पढ़े तो दो चार चीज़ के बारे में देखते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, हाँ होता है। किस चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज, बट एनिमल सेल में नहीं होता है। यस। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड होगा? नहीं, नहीं होता है। वैक्यूल, वैक्यूल एक होता है सेंटर में होता है प्लांट सेल के। ओके, बट एनिमल सेल में क्या होता है? छोटा होता है साइज, और हर जगह स्कैटर्ड होता है वैक्यूल्स। ओके, शेप कैसा होता है? प्लांट सेल का फिक्स्ड और रेगुलर होता है, और यहाँ वेरिएबल और राउंड से तो बहुत सारा एनिमल सेल का और यहाँ और भी एग्जांपल्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल आप देखिए, एक साइड लेते हैं प्लांट सेल। ओके, इधर ट्री बना लेते हैं, ट्रीज, अदर एक एनिमल बना लेते हैं। ओके, दिस इज एनिमल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है सेल वॉल, जो कि प्लांट में होता है, ना कि एनिमल्स में। सेल का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यहाँ पे यहाँ चेंज होते रहता है। प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में नहीं होता है। ओके, वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, यहाँ छोटा होता है, स्मॉल इन साइज। ओके, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, पेरिफेरल पोजीशन होता है, कहीं पे भी प्लांट सेल में पड़ा रहेगा, बट न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंट्रली, सेंटर में लोकेट करता है। ओके, क्लियर? और बाकी इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, सेल डिवीज़न देखते हैं अब। वी आर गोइंग टू सी सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्रोडक्शन। सो माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीज़न में हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज़ फॉर ग्रोथ, इज़ फॉर ग्रोथ। ये क्या है? सेल का डिवीज़न का अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सेल डिवाइड कैसे होता है? दो तरीके से सेल डिवाइड होता है। एक प्रोसेस होता है माइटोसिस, और दूसरा प्रोसेस होगा आपका जिसको कहेंगे हम मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, फर्स्ट स्टडी व्हाट इज़ माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है? एक सेल जो पहले, उसको हम मदर सेल कहते हैं, वो ब्रेक कर जाता है दो न्यू सेल्स में, जिसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो जो मदर सेल होता है ना, खुद को तोड़ के दो सेल में डिवाइड कर देता है, और इनको कहेंगे हम डॉटर सेल्स। ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं, एज इट इज़ होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। ओके, हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक, एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। सो दिस टाइप ऑफ माइटोसिस हैपन्स ओनली इन सोमैटिक सेल, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, कहीं चोट लग जाता है, कहीं कट हो जाता है जैसे जो क्या छिपकली का पूंछ होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? रीजेनरेटिव सेल से होता है। तो वो सेल सेम टाइप के सेल को ग्रो करता है, तो वो क्या सोमैटिक सेल में ग्रोथ हो रहा है। ओके, जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता, हर एक सेल एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा। ओके, क्रूशियल रूल क्या है यहाँ पे? द डॉटर सेल मेंटेन द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। जितना क्रोमोसोम मदर सेल में होगा, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, तो सेम होता है, देयर इज नथिंग चेंज। ओके, सो माइटोसिस का सेल डिवीज़न देखते हैं, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। ओके, पहले वाले को मदर सेल कहते हैं, डिवाइड होता है, डॉटर सेल कहते हैं। किस लिए काम आता है? ग्रोथ में काम आता है, हमारे रिपेयर में काम आता है, रिप्लेसमेंट में काम आता है, इन सारी चीज़ों में काम आता है क्या? माइटोसिस। अब ये बहुत सारे प्रोसेस से होता है, इतना आपको प्रोसेस पढ़ना नहीं है, बट आई जस्ट पुट हियर द प्रोसेस। इंटरफेज होता है, सेल ग्रो करता है, डीएनए को कॉपी करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटोफेज आता, प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है, एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है, इसको याद करिएगा, साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, हम एक सेल को लास्ट में पूरा डिवाइड करके ऐसे अलग अलग सेल बना देते हैं, 2 सेल, द लास्ट डिवीजन, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सेल को डिवाइड करने को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, splitting the cell into 2 identical cell is called cytokinesis. Done. मिडिल वाला फेज आप याद मत करिए, बट लास्ट द पॉइंट इज साइटोकाइनेसिस, याद कर लीजिएगा इसको. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मियोसिस. व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस कहाँ होता है? यहाँ पे जो होगा मदर सेल होगा ना, वो आइडेंटिकल नहीं होगा मियोसिस प्रोसेस में. यहाँ पे सब डिफरेंट हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा? सब डिफरेंट होगा. 2 सेल बनेगा, फिर 2 से और 2 सेल बनेगा, फिर यहाँ एक और 2 सेल बन रहा है. बट आप देख सकते हैं किसी में भी क्रोमोसोम इक्वल है? नहीं इक्वल है. दिस, बिकॉज ऑफ दिस, ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन में ही होता है. दैट इज़ वाई हमारे यहाँ इतना डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, और जेनेटिकल इंफॉर्मेशन भी इतना डाइवर्स है हमारा. दैट इज़ द मेन रीज़न. ओके, वन मदर सेल, एक जो मदर सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है 4 न्यू डॉटर सेल्स. एक मदर सेल कितना प्रोड्यूस कर दिया? 4 न्यू डॉटर सेल्स को, देख लीजिए, 4 न्यू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर दिया. यहाँ पे क्रूशियल पार्ट क्या है? द न्यू सेल, जो नया सेल है, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द मदर सेल. जो भी नया सेल है, जो भी द नया सेल बना है, देखिए आधा नंबर ये लिया है क्रोमोसोम, मतलब बहुत कम है. आइडेंटिकल नहीं है. आपको क्या जानना? आइडेंटिकल नहीं होता. दे आर नॉट आइडेंटिकल. लाइक जो हमारा प्रोसेस क्या था, माइटोसिस में था, जहाँ पे आइडेंटिकल होते थे, या माइटोसिस. मियोसिस में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा. मियोसिस में बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. मियोसिस क्यों होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस प्रोसेस. जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है, इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है, जहाँ पे एक जो सेल होता है वो ट्वाइस, 2 बार डिवाइड होता है, और 2 बार डिवाइड होने से क्या होता है? 4 अलग अलग गैमेट्स बना देता है. ओके, 4 अलग अलग गैमेट्स बना देगा. लेकिन एक चीज़ यहाँ कॉमन होगा. व्हाट इज़ दैट? यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा, साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल आधा डिवाइड होता है 2 नए सेल्स में, उसको, उस प्रोसेस को कहेंगे साइटोकाइनेसिस. क्लियर? आपको फेज याद नहीं करना. यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखा दिया, सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस का. माइटोसिस में आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में. ये ऑलमोस्ट ग्रोथ एंड रिपेयर के, सोमैटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, वो सब एक जैसे होते हैं. ग्रोथ एंड रिपेयर में होता है, ये चोट लग गया वहाँ पे तो रेप्लिकेशन बनाता है, ये रेप्लिका होता है बिल्कुल. नाउ मियोसिस का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, गैमेट्स. ओके, सो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. अब हम मूव करते हैं कहाँ पे? एक यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ऑस्मोसिस प्रोसेस का. आप इसे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. अब क्या ही बताऊँ, पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल है, आप घर पे कर सकते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस जो होता है वो कैसे हम जान सकते हैं. यहाँ कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है. अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी ईजी. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सेल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई. सेल थ्योरी किसने दिया था? ऑब्वियस बात, स्लाइडन एंड स्वान सेल थ्योरी दिए थे. ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत सारा है. अब शुड वी गो टू द अनदर पेज? यहाँ मैंने लास्ट में इन्फोग्राफी दिया है, पूरा सेल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, जो सेल पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, इसका मैंने एक इन्फोग्राफी आपको दिया है, इसको आप देख लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. कौन सा चैप्टर हमारा? टिश्यू. ओके, सो गुड बाय.